अकाली दल पंजाब की बहुत पुरानी पार्टी, लंबे लेकिन समय अभी तक अभी सत्ता में रही। काफी टाइम से आप लो सीन लो से लो गायब लो हैं। लो लो प्रोफाइल रखी हुई है। लो प्रोफाइल नहीं, आप सीन से गायब हैं। लेकिन भगवंत मान पवन जी आज भी पूरे पंजाब में सबसे लोकप्रिय नेता है। 2 विधायक वाली पार्टी, ये भी दुनिया का अजीब ही करिश्मा है कि 2 विधायक वाली पार्टी के 6-7 सांसद हैं राज्यसभा के। तो यमुना साहब तो अरविंद केजरीवाल भी नहीं कर पाए। नहीं कर पाए, हाँ बिल्कुल नहीं कर पाए। और अब आप ये भी नहीं कह सकते कि साहब चुनाव के पहले क्यों पैसा दे रहे हैं। बिल्कुल, अब तो ये तो सबके लिए छूट गया। एक साल पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, लगभग 1.5 साल पहले, और बीजेपी ने सरकार बना ली। सबकी निगाहें अब पंजाब पर हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आम आदमी पार्टी 2027 में पंजाब की सत्ता बचा पाएगी या नहीं, और क्या पंजाब की जनता उसे लगातार दूसरी बार सरकार चलाने का मौका देगी। इस बार पंजाब का चुनाव पहले से कहीं ज़्यादा दिलचस्प माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी सत्ता बचाने की चुनौती में है, कांग्रेस वापसी की कोशिश में, और बीजेपी अपने जनाधार को मजबूत करने में लगी है, जबकि अकाली दल भी अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और ज़मीन दोनों वापस पाने की तैयारी में है। ऐसे में मुकाबला पहले से कहीं ज़्यादा सख्त और दिलचस्प दिखाई दे रहा है। इस बीच अकाली दल और बीजेपी के संभावित तालमेल को लेकर भी लगातार चर्चाएं हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि वो सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में गठबंधन की अटकलें अब भी चल रही हैं। अगर चुनावी समीकरण बदलते हैं तो क्या इसका सबसे बड़ा असर आम आदमी पार्टी पर पड़ेगा। आप देख रहे हैं टॉक इट आउट। मेरा नाम है पवन कुमार और आज हमारे साथ विक्रांत यादव हैं, जो इस मामले के बेहद जानकार हैं, पॉलिटिक्स को लगातार कई सालों से कवर कर रहे हैं। विक्रांत, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरुआत करें, आम आदमी पार्टी से करें, सतलज मूवी से करें, पंजाब के चुनाव में जो हलचलें तेज हुई है उससे करें। चलिए दिल्ली से करते हैं। दिल्ली में 1.5 साल हो गया आम आदमी पार्टी को गए हुए, और 1.5 साल से बीजेपी सत्ता में है। 1.5 साल पहले क्या ये नज़र आता था कि आम आदमी पार्टी डिफरेंट कर रही है, तो वो ज़मीन पर दिख रहा था, और अब बीजेपी उससे अलग कर रही है तो ये भी दिख रहा है। ज़्यादा सघन बातचीत में इसके बाद हम लोग घुसेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपका और आपके दर्शकों का अभिवादन। पवन जी, देखिए दिल्ली में निश्चित तौर पर बीजेपी बहुत लंबे टाइम बाद सत्ता में आई थी, और ये उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी के आने के तुरंत बाद एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन, बदलाव दिखाई देगा, छाप दिखाई देगी। लेकिन आप ये सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली चुनाव के ठीक पहले वायदा किया था कि दिल्ली की हर महिला को 8 तारीख से 8 मार्च से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, नकदी मिलना शुरू हो जाएगा। अभी तक दिल्ली में महिलाओं को पैसा नहीं मिला, और अब उसमें कई शर्तें आ गई हैं, तो दिल्ली के बहुत छोटे संख्या में महिलाओं को पैसा मिलेगा। दिल्ली में एक इतना बड़ा 650 करोड़ का स्वास्थ्य घोटाला सामने आया है। हालांकि आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया उस तरीके से घोटाले और इन सब चीज़ों के बातें नहीं उठाती जैसा आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान, या फिर यूं कहें कि जहां भी विपक्ष की सरकारें होती है वहां पर उठाए जाते हैं। तो अभी हालांकि मुझे लगता है कि काफ़ी समय है दिल्ली में चुनाव होने में, तो अभी कुछ कहना थोड़ा जल्दबाजी भी होगा और थोड़ा समय दिया जाना चाहिए। क्योंकि नहीं, हमने ये सवाल किया था कि 1.5 साल पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, वो चली गई, उससे लेके अभी तक 1.5 साल में जितनी बेचैनी, जिस व्यग्रता के साथ, जिस दबाव के साथ, जिस शिद्दत के साथ इन्होंने जनता को अपने साथ लिया, तो ऐसे लगा कि आते ही दिल्ली में बहुत कुछ बदलेगा। वो दिखता है क्या? अभी बदलाव मुझे लग रहा है कि दिखना शुरू नहीं हुआ है, और इसके लिए मैं फिर भी कहूँगा कि अभी बीजेपी को थोड़ा और समय दिया जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल, अब सब ये कहते हैं कि हमें जो मैंडेट मिला है वो 5 साल के लिए मिला है। जब भी आप किसी राजनीतिक दल से सवाल पूछे, और बात जायज़ भी है, लेकिन जनता अपेक्षा इसलिए करती है क्योंकि आपकी बात सही है कि बीजेपी को बड़े लंबे टाइम बाद सत्ता मिली, तो कोई ऐसा बड़ा बदलाव प्रशासन में या किसी तरीके से दिल्ली की स्थिति में, दिल्ली की आबो हवा में, दिल्ली की साफ सफाई में कुछ ऐसा बड़ा बदलाव दिखा हो कि यमुना साफ हो गई है, कोई ऐसा बड़ा बदलाव अभी आंखों से तो नहीं दिखाई दे रहा।
तो यमुना साहब तो अरविंद केजरीवाल भी नहीं कर पाए। नहीं कर पाए, हाँ बिल्कुल नहीं कर पाए। लेकिन ऐसा भाई बीजेपी से तो अपेक्षा ही की जा रही थी ना कि बीजेपी के नेता दावा करते थे कि 4 इंजन की सरकार बन जाएगी, बाकी राज्यों में तो 3 इंजन की है, दिल्ली में तो 4 इंजन की बननी थी, क्योंकि एमसीडी आपकी, दिल्ली सरकार आपकी, केंद्र सरकार आपकी, एलजी आपके। ये अब तक जितने चुनाव हुए वो देखिए वो उसमें पुल फैक्टर था आम आदमी पार्टी के लिए, नई पार्टी थी, उससे उम्मीदें लोगों की बहुत थी, तो दिल्ली में आए, 2 बार आए और अच्छे बहुमत से आए, बल्कि कहेंगे तो 3 बार आए कायदे से। तो उस सूरत में ये पहली बार, अब ये क्योंकि एक बार चुनाव हार गए तो लिहाजा ये अपने ढलान से फिर दोबारा से उस पतन को पहले अरेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद चढ़ाई तय करेंगे केजरीवाल साहब। पंजाब का चुनाव इनके लिए अभी सबसे बड़ा इम्तहान, जो इम्तहान इन्होंने अब तक नहीं दिया है वो इम्तहान होगा। अच्छा, बुरा, सख्त, आसान, कैसा? देखिए, पंजाब का चुनाव निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय आम आदमी पार्टी 3 चुनाव की तैयारी कर रही है पवन जी। एक पंजाब की, जहां पर उसे अपनी सरकार बचानी है, दूसरा गुजरात की, जहां पर वो कांग्रेस की जगह लेना चाहती है कि मुख्य विपक्षी दल यानी उसके और बीजेपी के बीच में मुकाबला हो, और तीसरा गोवा में। लेकिन ये बाकी 2 चुनाव का क्या भविष्य है, क्या होगा, पार्टी कैसा करेगी, ये सब टिका हुआ है पंजाब के चुनाव पर। और पंजाब के चुनाव में इसलिए ज़रूरी है कि आपकी एक राज्य में सत्ता है, और आगे अगर पार्टी का मजबूत होना है, पार्टी को आगे संगठन के मामले में ग्रो करना है, तो उसके लिए पंजाब जीतना बहुत ज़रूरी है। और लेकिन मैं एक चीज़ आपको कहूँगा कि पिछले, अगर आप मुझसे 6 महीने पहले ये बात कर रहे होते तो मैं कहता कि आम आदमी पार्टी की स्थिति ग्राउंड पर बहुत खराब है। ऐसी स्थिति में, क्योंकि 6 महीने पहले जब मैं पंजाब गया था तो इस तरह की मुझे स्थिति दिखाई दे रही थी कि आम आदमी पार्टी अगर 2 दर्जन सीटें भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन आप आज उसमें बदलाव, आपको जमीन पर एकदम जमीन आसमान का बदलाव दिखाई देता है। ऐसा क्यों? उसके पीछे के कारण भी बताता हूं मैं आपको कि देखिए, पंजाब में खेती बहुत बड़ा मुद्दा है, किसानी बहुत बड़ा मुद्दा है। पंजाब के किसानों को आज जो सबसे बड़ा फायदा मिला है वो नहरी पानी का, उनके खेत तक पहुंचने का। पंजाब का कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां पर नहरी पानी आपके खेत से उसको जोड़ ना दिया गया हो। तो ये एक वहां पर क्रांतिकारी काम हुआ है, क्योंकि इन सब चीजों की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होती, लेकिन राज्य स्तर पर और पिंडों के स्तर पर ये एक बड़ा मुद्दा है और वहां के लोगों के लिए बड़ा काम कर रहा है। दूसरा, उनका जो बड़ा वायदा था, बाकी चीजों की बात नहीं करेंगे, सरकारों का काम होता है अपने नई नई योजनाएं शुरू करना, लेकिन एक जो बड़ी बात थी कि पैसा नहीं दिया जा रहा, जो महिलाओं को पैसे की बात की जा रही थी। अब 1 जुलाई को 3 महीने के पैसे चले गए हर महिला के खाते में, अक्रॉस द पंजाब। यानी कोई उन्होंने श्रेणी नहीं बनाई है कि बीपीएल से नीचे या फिर घर में एक महिला को मिलेगा, सभी महिलाओं को, सब महिलाओं को अक्रॉस, जिसने फॉर्म भर दिया सरकार के पास उस हर महिला को पैसा मिलेगा। सामान्य वर्ग की महिला को 1000 रुपए और अनुसूचित जाति की महिलाओं को, जाति से संबंध रखने वाली महिलाओं को 1500 रुपया, यानी 3000 रुपए उनके खाते में और 4500 रुपए उनके खाते में पहुंच चुके हैं। अभी चुनाव की घोषणा जब होगी उससे पहले मुझे लगता है कि एक किस्त और चली जाएगी 2-3 महीने की। तो आप ये समझिए कि ये बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि घर में अगर 3 महिलाएं हैं, अगर दादी, माँ और बेटी 3 अगर घर में है तो तीनों के लिए पैसा अलग अलग आ रहा है। और अब आप ये भी नहीं कह सकते कि साहब चुनाव के पहले क्यों पैसा दे रहे हैं। बिल्कुल, अब तो ये तो सबके लिए छूट गया। अभी तो ये चुनाव से पहले दे रहे हैं, अब तो चुनाव के बीच में देने में सवाल नहीं उठता। दूसरा, एक और चीज पवन जी, अभी इन्होंने जो घोषणा की है वो पैसा भी मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में आने वाला है। जितने पंजाब में गांव हैं, जितने पिंड हैं, उन सबके सरपंचों की तनख्वाह तय कर दी है। 10-10 हजार रुपए उनके खाते में हर महीने जाएंगे सरकार की तरफ से। कुछ भ्रष्टाचार कम होगा इससे। तो हर एक सरपंच के खाते में 10,000 रुपए। अब आप ये देखिए, पंजाब के जो सरपंच हैं या जो किसान हैं, कई गांवों में सरपंच बड़े रसूखदार, प्रभावशाली, पैसे की उन्हें कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकार से जब 10,000 रुपए खाते में आएंगे ना, किसी को बुरे नहीं लगते। तो इन सब चीजों का असर पड़ता है। बिजली है, वो दिल्ली की तरह वहां उन्होंने फ्री की हुई है, जो दिल्ली में सिस्टम था वो उसी तरह वहां किया हुआ है।
स्कूलों पर जो काम दिल्ली में करने की कोशिश कर रहे थे वो वहां पर भी पंजाब में करने की कोशिश कर नहीं, रहे पर इतना इतना स्प्लर्ज करेंगे तो फाइनेंशियली कितना वायबल होगा? स्टेट गवर्नमेंट आज न कल फिर चक्कर में पड़ जाएंगे ये। जबकि और मैं अभी पंजाब गवर्नमेंट के फाइनेंसेस ठीक नहीं होंगे, जो मुझे पहली नज़र में समझ में आता है। बिल्कुल, देखिए आपकी बात एकदम सही है। पंजाब की स्थिति वैसे भी फाइनेंस के मामले में उस तरह की वायबल नहीं है, लेकिन एक चीज ये समझिए ना, अब पवन जी राजनीति दूसरे लेवल पे चली गई है। आपके गृह राज्य बिहार में 10-10 हजार रुपए बीच चुनाव में बांटे गए थे, और उसके बाद स्थिति क्या है? स्टेट अब हर चीजों के दाम है। ये आ रहे हैं कि इसके भी दाम बढ़ाए जाएंगे, इसके भी दाम बढ़ाए जाएंगे, तो जनता को एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ से लिया जा रहा है। स्टेट फाइनेंसेस भी ठीक नहीं है। बिहार की स्थिति भी पंजाब से कोई बहुत बेहतर तो है नहीं। इस चक्कर में नीतीश जी आसानी से हट गए, ये भी देखिए, उसमें बहुत बड़ा रोल है इस बात का। हाँ। मतलब उनको जब ये कहा गया कि साहब ऐसा है कि आप हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे तो आपको स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं देंगी। अब सोचिए कितना बड़ा ब्लैकमेल करने का ही तरीका हो सकता है। पंजाब का भी दावा है कि हमारा बहुत सा पैसा सेंटर के पास केंद्रीय योजनाओं का लंबित है, वो दे ही नहीं रहे। यहाँ तक कि वो तो ये भी दावा करते हैं कि बाढ़ के दौरान जो प्रधानमंत्री जी ने दावा किया था और घोषणा की थी, वो पैसा भी नहीं मिला हमें। नहीं, इसमें बाकायदा रिकॉर्ड है। ममता बनर्जी और टीएमसी की सरकार ने लगातार कहा कि साहब ये हमें नरेगा का पैसा नहीं देते हैं। नरेगा का पैसा देने में भी देर की नहीं दिया, कभी बिल्कुल नहीं दिया, कभी दिया तो जब आप सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, वो बाली बात है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट लगातार इनके ऊपर आरोप लगाती है, तो मेरे ख्याल से उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा पवन जी मैं देख रहा हूं कि देखिए संघ, फिर बहस हमारी दूसरी दिशा में चली जाएगी। संघवाद का ना देखिए बड़ा बेसिक था। राज्यों और केंद्र के बीच इस तरीके की राजनीतिक लड़ाई पैसे को लेकर पहले भी होती थी, लेकिन इस तरीके की इस लेवल पर नहीं जाती थी। अब विपक्ष की तमाम राज्य सरकारों का ये कहना होता है कि हमारे फंड्स नहीं मिलते, तो उसमें कई तरह की शर्तें केंद्र की तरफ से लग जाती हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अब किसकी गलती कैसी गलती वो अलग बात है, लेकिन नुकसान तो हो रहा है। तो कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि अगर आज चुनाव हो जाए पंजाब में आज की तारीख में, तो स्थिति आम आदमी पार्टी के पक्ष में ज़्यादा दिखती है, ऐसा है क्या? देखिए आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो मुझे कहने में गुरेज नहीं है पवन जी कि आम आदमी पार्टी सबसे अपर हैंड में। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे भी कारण समझना थोड़ा जरूरी है, वरना ये बात ऐसी लगेगी कि प्रचार कर रहे हैं हम लोग। देखिए कांग्रेस, निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है वो पंजाब में एक बड़ी राजनीतिक ताकत है। ये लोकसभा चुनाव में भी साबित हो गया। पंजाब में 7-8 सांसद आपने जितवा लिए, सत्ताधारी दल के रहते हुए जीत गए। आपके 3 जीते जो सत्ताधारी दल है, और कांग्रेस के 6-7 जीते। बड़ी ताकत है कांग्रेस के पास। अगर आप चेहरों की बात करें, बड़े बड़े नेता दिखाई देते हैं, बड़े बड़े छत्रप दिखाई देते हैं कि इनका अपने इलाके में बड़ा रौब होगा। आम आदमी पार्टी के पास आप ले दे करके 2-4-5 लोगों के नाम आते हैं जो उनके मंत्री और उनके मुख्यमंत्री। निश्चित तौर पर पंजाब में आज मैं ये कहूंगा कि पंजाब में अगर सबसे लोकप्रिय कोई नेता है तो वो भगवंत मान है। लोकप्रियता के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर नेताओं की गिनती की जाएगी तो बाकी पार्टियों, कांग्रेस में उसमें उनके मुकाबले कई हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने 2022 के चुनाव में कई बड़े छत्रपों को हराया। चन्नी अपनी दोनों सीटों से हारे, मुख्यमंत्री रहते हुए। तो अब कांग्रेस में क्या चल रहा है? कांग्रेस में चन्नी है, वो लगातार नाराज है, मान नहीं रहे। कांग्रेस अध्यक्ष से मिलने की बात की जा रही है, राहुल गांधी जी से मिलने की बात की जा रही है। लेकिन आप ये समझिए कि जिस राज्य में आपका जीतने का चांस बहुत ही गोल्डन हो, आपका जीतने का चांस ज्यादा हो, वहां पर आप चुनाव से ठीक पहले इस तरीके का सिर्फ फुटअव्वल कर रहे हैं, आप ये समझिए। और ये कांग्रेस के साथ पहली बार नहीं है। चन्नी और राजा साहब के बीच में है। चन्नी और राजा साहब के बीच में। अब चन्नी के साथ सुखी रंधावा जी हैं, सुखविंदर रंधावा। अब बताइए, सुखविंदर रंधावा जी एक तरफ राजस्थान में राज्य के प्रभारी हैं, संगठन का सबसे महत्वपूर्ण पद है बगल के राज्य में उनका, और वहां पर वो आपस में अपने अध्यक्ष के साथ भिड़े हुए। अध्यक्ष के बारे में वो कहते हैं कॉम्प्रोमाइज लीडर, और उनके अध्यक्ष कहते हैं कि हमें इस तरीके के नेता नहीं चाहिए जिनके दूसरी पार्टियों के साथ साठगांठ हो। अब आप समझिए, गंभीर आरोप है। टॉप की लीडरशिप एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। और एक और मजे की बात समझिए कि इन्फ्लुएंसर हायर किए गए हैं कई नेताओं के जरिए, जो दिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी के एक नेता के पक्ष में और दूसरे नेता के विपक्ष में दोनों तरफ से इन्फ्लुएंशियल वीडियो बना रहे हैं। तो आपको लड़ाई लड़नी है आम आदमी पार्टी से, आपको लड़ाई लड़नी है बीजेपी से, आपस में आप आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यही हरियाणा में हुआ था, जहां पर हरियाणा में कहा जा रहा था कि इस बार कांग्रेस जो है वो जीतने के सबसे अच्छे चांस हैं, लेकिन आप देखिए हरियाणा में क्या हुआ। शैलजा और हुड्डा साहब आपको कांग्रेस पार्टी को जीती हुई बाजी हारने की जो महारत है वो शायद किसी और पार्टी में नहीं हो सकती। अच्छा विक्रांत, जो दिल्ली और पंजाब के वोटरों का मिजाज क्या अलग अलग है? नंबर एक अलग अलग है क्या? देखिए आसपास के राज्य नहीं हैं, पर फिर भी थोड़ा लगता है दिल्ली से मिजाज मिलता जुलता है। तो जो वोटरों का मिजाज है वो एक तो वो मिलता जुलता है क्या? दूसरा कि क्या जो दिल्ली में हुआ वो पंजाब में भी रिपीट हो सकता है अगर चुनाव में अभी से मान के हम चल रहे हैं, अगर नवंबर में चुनाव हो गए तो? देखिए अभी दोनों चीज़ों को ना इसको इस तरीके से समझना पड़ेगा। पहले मैं सेकंड वाले पे आता हूँ कि दिल्ली और पंजाब में एक जो बड़ा बेसिक फ़र्क है ना पवन जी, कि एक फुल स्टेट और एक केंद्र शासित प्रदेश होने का जो फ़र्क है वो साफ दिखाई देता है। तो दिल्ली में जिस तरीके से आप ये समझिए कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जब उनकी एक उन्हीं की सीट की बात कर लेते हैं, वो जब नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ते थे उनकी सीट पर जहाँ तक मुझे याद है 1,40,42,000 वोटर होते थे, उसमें से 30-35 हज़ार वोट कट गए। तो आप ये समझिए किसी सीट से अगर 30-35 हज़ार वोट कट जाए और आरोप ये हो कि हमारे पक्ष के वोट कटे हों तो उस पार्टी के लिए जीतना कैसे संभव हो पाएगा? तो पंजाब में चूंकि उनकी राज्य में सरकार है, उस तरीके का प्रभाव, अब आप कहेंगे कि बंगाल में भी ये हुआ तो बंगाल में प्रभाव पड़ा, ये डर हर जगह है, लेकिन उसके बावजूद एक फुल स्टेट का फायदा मिलता है। आप अपने वोटर्स का नाम उनको पहुंचाने में, बीएलओ तक बात करवाने में, इन सब में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा प्रभाव दिल्ली के मुकाबले कम होगा। दूसरा, जो वोटर्स के मिजाज की बात की, पंजाब का वोटर ना बहुत बड़े दिल वाला आदमी है, वो अगर आपको दिल से पसंद करता है तो वो आपके साथ है। उसके लिए ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती कि सरकार, यानी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती कि सरकार कैसी चल रही है, क्या चल रही है। उसे सरकार पसंद है, वो उसे वोट दे देगा। पवन जी, मैं बाढ़ के दौरान गया था पंजाब में, बुरा हाल था पूरे पंजाब में बाढ़ के दौरान, और सरकार कितना भी कर ले, बाढ़ जैसी स्थिति में आप हर आदमी तक सुविधा नहीं पहुंचा सकते। वहां पर जहां बंद बने हुए या जो ऊंचाई की जगह, वहां पर पानी की बोतलें, गुरुद्वारों में लंगर, जगह जगह लंगर, जिसके पास कुछ नहीं है वो भी चाय की केतली में घर से चाय बना करके निकल रहा है। तो वहां के लोग ना बड़े सेल्फ सफिशिएंट हैं, उनके पास चाहे साधन हो ना हो, वो सरकार पे बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहते, लेकिन दिल से सोचने वाले आदमी है। दिल से अगर वो पसंद करते हैं तो वो उसके साथ हैं, दिल से पसंद नहीं करते तो उन्हें आप मना नहीं सकते। अच्छा, एक अब अभी दो सवाल मेरे मन में आ रहे हैं विक्रांत, तो ये कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है, जैसे मान लीजिए मैं हरियाणा रहता हूँ, मैं देख रहा हूँ मुझे जो करना पड़ा, और जो कम अवेयर लोग हैं, जो रेडी पटरी पर रहने वाले लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, उनके लिए एसआईआर में अपना नाम लिखवाने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही है। यही मशक्क़त पूरे, और उसमें जो बीजेपी के जो बूथ एजेंट हैं, जो बीएलओ को सहयोग कर रहे हैं, वो लगातार तत्पर हैं, उनके साथ घूमते हैं। जो दूसरी पार्टी के जैसे कांग्रेस का है, वो बहुत ज़्यादा आपको सहयोग करता हुआ नहीं दिखेगा, करीब वो एक अलग विषय है। सबसे पहले बताइए कि एसआईआर की प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है, मतलब वो समावेशी है, या लगता है कि नहीं वो किसी ख़ास नीयत से किया जा रहा है? क्या एसआईआर प्रोसेस के बारे में आप क्या मानते हैं, फोर्थराइट हैं आप उसके लिए? देखिए, मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अपना अनुभव बताता हूँ। मैं दिल्ली का वोटर हूँ, इन दिनों दिल्ली में एसआईआर चल रही है, और मेरे पिताजी का जन्म चांदनी चौक, हमारी जो घर है वहीं पर उसी इलाके में हुआ। मैं पूरा 50-51 साल पहले उसी इलाके में वहीं पर पैदा हुआ। जो 2002 की लिस्ट है उसमें मेरा भी नाम है, मेरे पापा का भी नाम है, लेकिन उस सब के बावजूद मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एसआईआर का जो फॉर्म है उसे भरना, उसको जमा करवाना एक दिक्कत का काम है। और हम पढ़े लिखे आदमी हैं, ये दिक्कत तब है जब आप पढ़े लिखे हैं और आप लोगों को समझा रहे हैं कि आपके लिए ये सब करना, और हम किसी को सहयोग करने के लिए कहें तो अधिकारी तुरंत कर भी देगा। लेकिन पवन जी, वो फॉर्म देखिए,
हर आदमी नहीं कर जटिल सकता। जटिल है और जटिल प्रक्रिया है। अब क्या है कि पहले आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी थी वो बदल गई, फिर बूथ नंबर कौन सा है वो बदल गया। कई ऐसी चीजें हैं जो कम से कम कोई अगर सर पे खड़ा होकर के समझाए ना तो वो भर पाना बड़ा मुश्किल है। और जिन लोगों की, जैसे कई महिलाओं की ऐसी दिक्कत आई जिनका जो शादी होकर के 2002 के बाद अपने घरों में आई, तो उनके पुराने वोट अपने घरों में थे, वहां पर वहां का रिकॉर्ड निकलवाना, वो करवाना, तो एक थोड़ी जटिल प्रक्रिया है। अगर इसे थोड़ा सिंपल और सिंप्लीफिकेशन कर दिया जाता तो शायद ज्यादा। और आप ये समझिए ना कि देश के लोकतंत्र में हम कहाँ जा रहे हैं। जब देश आजाद हुआ था तो इंक्लूसिव की बात हुई थी कि हर आदमी का वोट बने। कितना मजबूत लोकतंत्र है हमारा कि पहले चुनाव से ही ये कोशिश की गई कि देश का हर आदमी वोट दे। और अब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि फलाने चुनाव में इतने लाख वोटर्स के वोट रह गए, अब देश के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगली बार देख लिया जाएगा। तो अब सोचिए ना, लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा अधिकार है, उसमें एक वोट भी छूटना, जायज अगर वोटर है उसका एक वोट भी छूटना, इससे बड़ा ये तो महापाप है। पंजाब के चुनाव में हार अगर हुई तो भगवंत मान की हार होगी, जीत हुई तो भगवंत मान की जीत होगी, ठीक उस प्रकार से, या हार हुई तो अरविंद केजरीवाल की हार होगी और जीत हुई तो अरविंद केजरीवाल की जीत होगी। देखिए, जब 2022 में भगवंत मान का नाम घोषणा की गई थी और ये कहा गया था कि वो मुख्यमंत्री होंगे पार्टी के जीतने की स्थिति में, तो आम आदमी पार्टी को लेकर एक बहुत बड़ा लोगों के जहन में वो था कि यूफोरिया की कैसी पार्टी क्या काम करेगी, कैसा होगा। लेकिन इन 5 सालों में हम और आप यहाँ बैठ करके 50 बार विपक्ष आरोप लगाता है कि उनके व्यवहार को लेकर तमाम और उनकी बातों को लेकर, लेकिन भगवंत मान पवन जी आज भी पूरे पंजाब में सबसे लोकप्रिय नेता है। और ये बात मैं आपको अपने एकदम पुख्ता सोर्सेज से बता रहा हूं कि आईबी की रिपोर्ट कैसे, लेकिन लोकप्रिय हो गए? नेता तो वो थे नहीं। बहुत लोकप्रिय है पंजाब, नेता तो नहीं थे। हाँ, लेकिन अब वो लोकप्रिय नेता बन गए। आप ये समझिए कि लोकप्रिय पहले थे, नेता बाद में हो गए। दोनों चीज जुड़ गई। और फिर अब वो जब से ये पूरा विवाद हुआ उनका अकाल तख्त वाला, और उसके बाद उस समय वो लोक मिलनी कार्यक्रम कर रहे थे, तो वो जो अभी वीडियो जिसकी बात, जिस वीडियो का हवाला हम लोग दे रहे हैं, तो उसके बाद वो जो लोक मिलनी उनके कार्यक्रम चल रहे हैं, आप ये समझिए कि हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं लोक मिलनी कार्यक्रम में, और केवल उनको देखना, उनको सुनना। और भगवंत मान बहुत बढ़िया कम्युनिकेटर हैं। वो अपनी जनता को, क्या जनता चाहती है उसको अपनी बात कम्युनिकेट करना जानते हैं। मीडिया से कैसे डील करना है, मीडिया से कैसे बात करनी है, मीडिया कोशिश कर ले कितना भी उन्हें किसी सवालों पे फंसाने की, उससे निकलने के रास्ते जानते हैं। तो एक अच्छे नेता अगर अच्छा कम्युनिकेटर भी हो तो वो अपनी बात बहुत बढ़िया से पहुंचा सकते हैं। मोदी जी एग्जांपल है हमारे पास, बिल्कुल एग्जांपल है। अरविंद केजरीवाल भी इसी के लिए एग्जांपल है। जो देश में लालू यादव से बड़ा कोई कम्युनिकेशन का उदाहरण नहीं हो सकता कि आपकी जनता जिस भाषा में, जिस लहजे में समझना चाहे, आप उसी भाषा में, उसी लहजे में समझाएं। एक जो बड़ा फर्क मैं देख रहा हूं कि 2022 और अब के चुनाव में जो अब होने जा रहा है, भगवंत मान अब एक बड़ी फोर्स बन गए हैं। भगवंत मान तब भी बड़ी फोर्स है, लेकिन तब उनकी पार्टी भी बड़ी फोर्स थी, लेकिन अब भगवंत मान लीड करने की स्थिति में, वो पूरा कैंपेन अपने इर्द गिर्द घुमा सकते हैं। तो ये एक बड़ा फर्क मिल रहा है। और मुझे लगता है कि ये चुनाव जो है ये भगवंत मान का चुनाव रहेगा। 2027 का जो चुनाव है ये आम आदमी पार्टी से ज्यादा भगवंत मान का चुनाव रहेगा। देखिए, पार्टी को उनके जीतने पर भी फायदा होगा तो उनके हारने पर नुकसान होगा, पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा, लेकिन ये चुनाव भगवंत मान का चुनाव है। जीत और हार दोनों ये भगवंत मान की है, भगवंत का चुनाव। सतलज फिल्म, पहले तो आप, क्योंकि आप पत्रकार हैं और हमसे बेहतर पत्रकार आप हमेशा रहे हैं, तो सबसे पहले बताइए ये फिल्म बनाई किसने है, किसके शह पे बनाया गया है, इसका नुकसान किसको, इसका फायदा किसको है? देखिए, ये जो फिल्म है, आपने फिल्म देखी? मैंने नहीं देखी है। मैं तो देखिए फिल्म मैंने 15 साल से कोई फिल्म नहीं देखी है। मैंने ये फिल्म देखी जी, और जैसे ही ये रिलीज हुई थी उसी रात मैंने तय कर लिया था कि आज ही रात को निपटा देनी है। तो हो सकता है कि मुझे कुछ चल रहा हो, 7 सेंस की ज्यादा प्रीमोनिशन पहले हो गया, इसमें बैन हो सकता है, कुछ हो सकता है, आज ही देखनी है। तो मैंने उसी रात वो फिल्म निपटाई, 10-11 बजे देखने बैठा और पूरी फिल्म मैंने रात को देखी। पवन जी शानदार फिल्म बनाई है,
बेहद शानदार। क्या फिल्म में क्या है? देखिए, हम उसे अगर फिल्म की तरह देखेंगे तो वो आपको एक अच्छी फिल्म पे आपकी चर्चा क्यों होनी चाहिए? चर्चा ये होनी चाहिए कि यार इस फिल्म में डायरेक्शन कैसा है, इस फिल्म में क्रू ने कैसा काम किया है, एक्टर्स ने अपनी भूमिका के साथ न्याय कर पाए या नहीं कर पाए, स्टोरी लाइन कैसी थी, क्या उस स्टोरी लाइन के इर्द गिर्द चल पाए, उस लिहाज से आप फिल्म को देखेंगे। फिल्म बेहद शानदार है। अब इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि ये बहस हर एक की चीज के साथ हो सकती है कि आपने अब एक सब्जेक्ट पर फिल्म बनाई लेकिन आप बाकी चीजें जो उससे जुड़ी हुई थी उसको आपने टच नहीं किया। अब पवन जी, इसमें मेरा अपना ये मानना है कि ये जो फिल्म है ये सिर्फ एक विषय को लेकर बनाई गई थी। उस पर आपकी पसंद नापसंद हो सकती है, आपकी राय हो सकती है कि इस फिल्म में दूसरे पक्ष को या दूसरे उसको भी लेना चाहिए था, एज ए होल सब्जेक्ट लेना चाहिए था, लेकिन जो फिल्म निर्माता हैं या निर्देशक हैं उनका जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ वही एक पॉइंट है, उसी के इर्द गिर्द उन्होंने फिल्म बनाई। तो अगर उसे फिल्म की दृष्टि से देखेंगे तो बहुत ही कमाल की आपको फिल्म दिखेगी, लेकिन उसमें दिक्कत क्या हो रही है कि जो एक कहा जाता है ना कि फिल्म के बाद की जो राजनीति, अब इसको सब अपने अपने हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं कि इसका कौन क्या किस तरीके से फायदा उठा पाए। अब आप ये समझिए कि अकाली दल पंजाब में उसकी हालत बेहद खराब, पिछले काफी दिनों से अकाली दल, अब चुनाव क्योंकि करीब आ रहा है, अकाली दल पंजाब की बहुत पुरानी पार्टी, लंबे लेकिन अभी काफी टाइम से लो प्रोफाइल रखी हुई है। लो प्रोफाइल नहीं, आप सीन से गायब हैं। क्यों ऐसा क्यों? पहले फिल्म वाली बात पूरी कर लीजिए, फिर उसके बाद आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये जो फिल्म आई तो इसने अकाली दल को एक मौका दिया। अकाली दल ने अब फिल्म, अब आप समझिए कैसा बैन है, किसने बैन लगाया कि अब जिस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आई वहां से हट गई, लेकिन पूरे जिसका भी पंजाब से किसी भी तरह का लिंक है या जो भी थोड़ा सोचना और समझना चाहता है, हर वो आदमी वो फिल्म देख चुका है। और वो फिल्म आसानी से उपलब्ध है, आप यूट्यूब खोलिए उस पर है, आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, सोशल मीडिया पे सब डाले हुए हैं, तो फिल्म तो आराम से चल रही है। अब तो बैन किस बात का है? अब ये नहीं समझ में आता कि बैन किस चीज का है। सिर्फ ओटीटी से आप नहीं देख सकते, बाकी सब जगह आप कहीं से भी देख लीजिए। तो ये तो एक तरह से केवल फिल्म निर्माता और उनका नुकसान हो गया, बाकी तो फिल्म चल ही रही है, फाइनेंशियली नुकसान हुआ है। किसने बनवाई है मूवी? देखिए किसने बनवाई, किसके शव पे बना है, ऐसा कुछ है क्या? ये कहना बड़ा मुश्किल हो सकता है। ये नुकसान सबसे ज्यादा किसको है? पहले फायदा किसको सबसे ज्यादा आपके हिसाब से? अकाली दल को फायदा इसका होगा। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म की कोशिश ये की जा रही है कि सब अपने अपने हिसाब से फायदा लें, किसी एक पक्ष को इसका फायदा। देखिए कांग्रेस घिरी हुई है सबके मसले पर, उन्हीं के समय की बात, सरदार बेअंत सिंह जब शहीद हुए, उन पर आतंकवादियों ने जो हमला किया, पंजाब में उनकी सरकार थी, इस सीन को भी दिखाया गया है फिल्म में, उनकी भूमिका भी दिखाई गई है फिल्म में। तो कांग्रेस की समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से इस फिल्म पर क्या अटैकिंग रोल, किस तरीके का रोल अपनाए, क्या उसकी भूमिका है, किस तरीके से इस फिल्म पर अपनी बात कहे। कांग्रेस इस मामले में कंफ्यूज नजर आ रही है। बीजेपी की तरफ से बेअंत सिंह के पोते केंद्रीय मंत्री बिट्टू साहब ने कमान संभाल लिए। बिट्टू साहब अब इस फिल्म के विरोध के चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं। और बिट्टू साहब लुधियाना से चुनाव लड़े थे, हार गए थे, वो राजा वड़िंग ने उन्हें चुनाव हराया था। तो बिट्टू साहब पंजाब में, देखिए पंजाब में मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी तरह पंजाब बड़ा ही शानदार कमाल का प्रदेश है, जहां पर जो कहा जाता है ना कि वोट समाज के बीच में भेदभाव बांटने की कोशिश, वैमनस्य, वहां पर हिंदू मुसलमान हो नहीं सकता, तो वहां पर हिंदू सिख कभी हो नहीं सकता। हर हिंदू का सिखों के साथ एकदम पारिवारिक, घरेलू और हर तरह के संबंध है, हर चीज में एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो इस फिल्म के आने से दो तरह की राय बनी कि एक तरफ हिंदू वोटर्स में ये चर्चा शुरू होने लगी, एक तरफ के पत्रकार ये कहने लगे कि इसमें दूसरी साइड नहीं दिखाई गई, हिंदुओं की साइड नहीं दिखाई गई, उनके साथ भी अत्याचार हुआ था, निश्चित तौर पर अत्याचार हुआ था। और गिल साहब की, केपीएस गिल की भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे कि उनकी कैसी भूमिका, बेनिफिशियरी कौन है इस फिल्म का। हाँ। अभी तक ये कहना, देखिए पूरी टोटलिटी में कहना मुश्किल है, लेकिन अब इस फिल्म का जो दिखाई दे रहा है नहीं, आपके हिसाब से इस फिल्म से बीजेपी को फायदा हो जाएगा? देखिए आपकी बातों से जो समझ में आ रहा है, इससे अकाली दल फायदा उठाने की कोशिश में है, कांग्रेस कंफ्यूज है, उसको समझ में नहीं आ रहा, तो
जो डैमेज होगा वो आम आदमी पार्टी का डैमेज होगा इससे। देखिए लेकिन आम आदमी पार्टी को कोई लेना देना, आम आदमी पार्टी उस समय थी नहीं, तो कोई बैगेज ही नहीं है ना। हाँ, कोई बैगेज नहीं है, उस समय थे नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं करते थे। हाँ, वो तो ये कह रहे हैं कि लेकिन पोलराइजेशन जो होगा, हाँ, जो पोलराइजेशन होगा, फर्ज करिए कि इसको इस्तेमाल करने में बीजेपी, खुदा न खास्ता बीजेपी और अकाली दल कल को जाके मिल जाते हैं, तो जो मोबिलाइजेशन होगा और जो कंसोलिडेशन होगा उसका डैमेज तो आम आदमी पार्टी को होगा। देखिए ये अभी हम बहुत आगे की बात और बहुत उस तरीके की सोच रहे। देखिए अभी पंजाब में गठबंधन जैसी चीज होती हुई इन दोनों में बहुत मुश्किल है। हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा कि नहीं होगा, लेकिन दोनों में ऐसी तलवारें खिंची हुई थी ना, और दोनों को ये भी पता पवन जी कि अकेले अकेले चुनाव लड़े तो उनकी हालत क्या होगी। अभी शहरी निकाय के चुनाव हुए थे, तीसरे नंबर पर आए अकाली दल और चौथे नंबर पर बहुत पीछे बीजेपी। शहरी इलाकों में, जिन शहरी क्षेत्रों में माना जाता था कि बीजेपी की बड़ी राजनीतिक ताकत है, पंजाब में भी गठबंधन क्यों कामयाब होता था अकाली दल के साथ, कि गांव के वोट अकाली दल ले आता था, शहरों के वोट इधर से आ जाते थे, मिलकर एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता था। लेकिन अब आपके साथ दिक्कत क्या हो रही है कि आप दोनों अलग चुनाव लड़ रहे हैं। दो विधायक वाली पार्टी, ये भी दुनिया का अजीब ही करिश्मा है कि दो विधायक वाली पार्टी के 6-7 सांसद हैं राज्यसभा के जो आम आदमी पार्टी से वहां गए। तो लेकिन अभी इस फिल्म के जरिए जो मुझे दिखाई दे रहा है मोटा मोटा, हालांकि इसमें कौन कितना कामयाब होगा और क्या इस तरीके से इसका, क्योंकि बड़ा खतरनाक नतीजा हो सकता है। आप क्यों, पंजाब सब कुछ भूल करके बहुत आगे बढ़ चुका है, उस दौर से हम आगे निकले हैं। हमेशा इतिहास को जब कुरेदा जाता है, बहुत शहादत के बाद, और पंजाब ने जिस तरीके की दिक्कत की है उसके बाद पवन जी अब ये सब होना, तो ये थोड़ी दिक्कत की बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब के लोग भी समझदार हैं और वो ये समझेंगे कि इसके पीछे की राजनीति क्या है। अच्छा, मैं इसको फॉर्मुलेट करता हूं, मैं गलत होऊंगा तो मुझे ठीक करिएगा आप। पंजाब में अभी 2.5 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। एक आम आदमी पार्टी जो पूरी तरह से चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस जो कि कंफ्यूज्ड है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको हम आधा मान के चल रहे हैं, बीजेपी को उससे भी आधा मान के चल रहे हैं, बीजेपी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें अकेले सफ़र तय करना है या अकाली दल के साथ करना है। तो बीजेपी भी इक्वली कंफ्यूज्ड है या ताक में है। बीजेपी कंफ्यूज नहीं है, मुझे लगता है आ रहा हूँ। और अकाली दल बिल्कुल सीन से गायब है। पिछले 7-8 सालों में सरकार के साथ आना, रहना, फिर सरकार को छोड़ के चले जाना, फिर सरकार के साथ जो एक तरह से कहें बैकग्राउंड में अच्छे संबंध बना के रखना, सरकार का विरोध नहीं करना, ये उसको पेडेस्टल पे कहाँ खड़ा करता है। और साथ ही साथ इन चारों पार्टियों की स्थिति क्या है? सबसे मजबूत स्थिति अभी किसकी दिख रही है? 2.5 पार्टियां या 3 पार्टी कह लीजिए, चतुष्कोणीय संघर्ष है, पर उसमें से मैं सबके एफर्ट्स को कम करता हूँ, उनके ऑरा को कम करता हूँ। उस हिसाब से आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए आज की तारीख में अगर हम देखें तो पंजाब में इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी की मजबूत स्थिति है। लेकिन पवन जी ये भी देखिए कि अभी चुनाव आने में काफ़ी समय है। अभी चुनाव की पूरी एक तरह से माहौल उस तरीके से नहीं बना है। लेकिन मैं कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, बिल्कुल कांग्रेस की मजबूत स्थिति है, लेकिन कांग्रेस के अंदर की जो सिर फुटबॉल है, मैं बार बार कह रहा हूं कि वो कांग्रेस के लिए इतना खतरनाक साबित होगी कि उसको समझ में नहीं आएगा कि राज्य में उसकी क्या स्थिति रही अगर उसने इस मुद्दे को नहीं सुलझाया। ये मुद्दा नहीं सुलझाना जो लीडरशिप का क्राइसिस है ना, जिस तरीके से आप कई राज्यों में आपसी नेताओं की आपसी कलह के कारण अपने राज्य गंवा चुके हैं, अगर आपने नहीं ठीक किया तो पंजाब में आप बहुत बुरी स्थिति में कांग्रेस को पाएंगे। सबसे पहली बात तो ये। अब बीजेपी और अकाली दल, बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है कि किस तरीके से वो वहां के एक बड़े वोट बैंक में सेंध लगा पाए। हिंदू वोट बैंक पंजाब में एक बड़ा वोट बैंक है। बीजेपी हमेशा उसके भरोसे अपनी राजनीति वहां करती है, लेकिन अब उसने थोड़ा चेंज किया है। जट सिख उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, केवल ढिल्लो साहब को, पुराने कांग्रेसी हैं, फिर वो अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। बीजेपी ने पहले हिंदू चेहरा हमेशा से बीजेपी बनाती रही, अब जट सिख को सामने लेकर के आई है। तो हरियाणा और बाकी राज्यों में आप देखिए कि लीग से हटकर राजनीति करती थी बीजेपी, कि हरियाणा में जाट राजनीति चलती थी तो एंटी जाट राजनीति करके बीजेपी ने एक सफलता पाई। एंटी जाट नहीं मतलब बाकी लोगों को जोड़ करके, और उसने एक सफलता पाई, राजनीति का तरीका मोड़ा वहां पर। लेकिन पंजाब में आपको जट सिख को अपना चेहरा बनाना पड़ा। तो बीजेपी अब
अब कोशिश कर रही है कि अपने परंपरागत वोट बैंक के साथ कुछ ऐसा कर सके कि वो एडिशनल करे। लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी ने भी अब एक बड़ा वहां पर पिछले काफी दिनों से बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने का काम शुरू किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल वहां पर लगातार भजन संध्या, तमाम कार्यक्रम, उन्होंने कई घोषणाएं की हैं, दुर्गाना मंदिर की, लवकुश मंदिर, वाल्मीकि मंदिर का पुनरुद्धार, कई घोषणाएं की हैं जो जिन पर काम चुनाव से पहले शुरू हो जाएगा। तो वो सीधा सीधा बीजेपी के ऊपर टारगेट किए हुए हैं। और राम मंदिर के चढ़ावा चोरी का मुद्दा जिस शिद्दत से अरविंद केजरीवाल ने उठाया है, वो भी आम बीजेपी के लिए थोड़ा परेशानी का कारण है। ठीक है, दो बातें। सतलुज मैं कह रहा हूँ जो कोई बैगेज नहीं है आम आदमी के पास, क्योंकि आदमी पार्टी तब एग्जिस्ट नहीं करती थी, उनका कोई लेना देना नहीं था। तो सतलुज फिल्म से उसको ज़्यादा नुकसान हुआ, ये आइडिया कैसा है, और आम आदमी पार्टी को उससे डरने की क्या ज़रूरत है? आम आदमी पार्टी तो अभी तो डरती, आम आदमी पार्टी के बयान आ रहे हैं पहले दिन से, वो इस पर अपने बयान दे रहे हैं, बोल रहे हैं। उनका कहना है कि गलत तरीके से इस फिल्म को बैन किया गया और बैन नहीं किया जाना चाहिए था, उन्होंने अपना स्टैंड रखा है। लेकिन जिस एग्रेशन के साथ अकाली दल और बीजेपी आ रहे हैं रोज सामने, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आप पोलराइजेशन की तरफ ले आना चाहते हैं। और अगर वो हुआ तो अरविंद केजरीवाल का डैमेज होगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर पोलराइजेशन की तरफ चुनाव गया तो वो तो उस लेवल का पोलराइजेशन कर पाना आम आदमी पार्टी के लिए मुमकिन भी नहीं है। नहीं, पर पोलराइजेशन आप कह रहे हैं, बीजेपी और अकाली दल दोनों साथ आ जाने की कितनी संभावना बनती है? मुझे अभी नहीं दिखाई देती। लेकिन इसमें समस्या ये है ना कि दोनों पार्टी ये जानती हैं कि बिना एक दूसरे के गुजारा नहीं है। इसलिए पोलराइजेशन के लिए उनके लिए संजीवनी का गठबंधन भी जरूरी है उनके लिए करना, वरना वो चुनाव उनके लिए लड़ पाना बहुत मुश्किल होगा। पवन जी, ऐसा क्योंकि पंजाब का ऐसा ज्योग्राफी इस तरीके की है ना कि अकेली एक पार्टी आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के मुकाबले में उस तरीके की ताकत वर्तमान परिस्थितियों में नहीं बन सकती। तो आपको गठबंधन भी करना पड़ेगा। और अगर गठबंधन, क्या हो सकता है कि ये भी एक सोच हो कि चुनाव के बाद गठबंधन किया जाए, चतुष्कोणीय मुकाबले में फंसा दिया जाए और ऐसा कोई मैंडेट आ जाए जिसमें चुनाव के बाद गठबंधन हो। तो अभी क्योंकि चुनाव में अभी समय है, अभी कई चीजें बदलेंगी, नई चीजें आएंगी, नए तथ्य सामने आएंगे, तो उसके बाद क्या भूमिका किसकी बनती है वो देखना। अच्छा, मैं आपसे 4 डिफरेंट इश्यूज पे बात करूंगा, आप मोनोसिलेबिक आंसर देंगे तो भी ठीक है, थोड़ा एलेबोरेट करेंगे तो भी ठीक है। पंजाब चुनाव से पहले, अभी से लेकर रहना पंजाब चुनाव तक में, नशा मुद्दा है, नशाखोरी, सूखा नशा, व्हाटएवर मुद्दा है पंजाब में। नशा भयानक बड़ी दिक्कत थी, तो वो तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाना चाहिए। लेकिन उसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि जो इन्होंने देखिए, पंजाब का जो नशे की समस्या है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है और वो एक दिन में नहीं या एक साल में नहीं सुलझ सकती। उसमें आपको सेंटर की भी मदद चाहिए। बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान पुरजोर कोशिश करता है, ड्रग्स आता कहाँ से, वही रूट है वहां से आने का, या फिर सी के रास्ते आए। तो बॉर्डर सिक्योरिटी और सेंटर स्टेट, ये मुद्दा कई बार आपस में भिड़ता है। लेकिन पंजाब ने पिछले कुछ दिनों में जो ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई की है, ड्रग्स डीलर्स के जो घर तोड़े, बेचने वालों के जो गांव में घर तोड़े, बुलडोजर चलाए उन्होंने, जो बुलडोजर यूपी में चलते हुए दिखाई दिए थे वो ड्रग डीलर्स के घर पे यहाँ पर पंजाब में चलते हुए दिखाई दिए। पिंडों में जहाँ पर भी लोगों ने कहा कि फलाना आदमी बेचता है, जांच की गई, अगर वो पता चला कि ये बेचता है तो उनके घर ढाए गए। दूसरा पवन जी, एक और जो बड़ी चीज़ जो मुझे वहाँ के इसमें पता चली कि कन्विक्शन रेट ड्रग्स के मामले में बहुत शानदार है। मैं उसकी एग्जैक्ट वो दिमाग में नहीं आ पा रहा, लेकिन 92-95 कुछ इस टाइप का कन्विक्शन रेट है जो ड्रग्स के मामलों में बहुत हाई माना जाता है, यानी 90% के करीब अगर कन्विक्शन रेट है। तो कानून व्यवस्था समस्या है। कानून व्यवस्था देखिए, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर एक इशू है। मुझे लगता है कि इस पर अभी और भी काम करना चाहिए। और पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर के लोग ये सवाल उठाते हैं क्योंकि उसके साथ दिक्कत क्या है कि पंजाब के जो गैंगस्टर है ना पवन जी, वो ज्यादातर सब विदेश से सक्रिय है। वहां पर बैठे हुए वो, अब उन गैंगस्टर्स की तुलना आप यूपी बिहार के गैंगस्टर से नहीं कर सकते। यूपी बिहार में जो गैंगस्टर सक्रिय हैं वो यहीं की धरती पर है। तो यहाँ की सरकारें, यहाँ की पुलिस इच्छा शक्ति हो तो उन्हें पकड़कर, मारकर, घायल करके
सजा देकर किसी भी तरह खत्म कर सकती है। उस पूरी संस्कृति को, उसको टारगेट करना उनके लिए आसान होता है। लेकिन पंजाब के जो, और हरियाणा में भी अब ये प्रचलन देखा जा रहा है कि जो गैंगस्टर यहाँ पर सक्रिय हैं वो सब विदेश में बैठे हुए और यहाँ पर अपने ठेके के कारिंदों के जरिए काम करवाते हैं। तो ये निश्चित तौर पर पंजाब और हरियाणा दोनों में गैंगस्टर एक बड़ी समस्या है। एग्रीकल्चर में कोई मुद्दा है वहाँ? देखिए, किसानों का मुद्दे तो हमेशा रहते हैं पवन जी, और किसान पूरी तरीके से सरकार से सेटिस्फाइड हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। बेरोजगारी, पंजाब में किसानों को बहुत बेरोजगारी भी समस्या तो है। धर्म कोई मुद्दा है? धर्म जैसी कोई मुद्दा या कोई आपस में कड़वाहट पंजाब के लोगों में धर्म को लेकर के बिल्कुल नहीं है। आतंकवाद, नफरत नहीं है। पंजाब में आतंकवाद दोबारा से सिर उठा ले, इस तरह का कोई डर, और वो डर इस इलेक्शन में इशू है? देखिए पवन जी, वो डर इसलिए है कि आप पिछले लोकसभा चुनाव में हम एक पार्टी आई थी वारिस पंजाब दे, अलगाववादी विचारों की पार्टी कही जाती है, और अमृतपाल जेल में रहते हुए उन पर NSA लगा था और जेल में रहते हुए वो चुनाव जीते, सांसद बना, और उसकी पार्टी के 2 सांसद चुनाव जीते। तो आप ये समझिए कि वो जो पार्टी है वो किसी राजनीतिक दल से के रूप में नहीं, वो एक विचार के रूप में लड़ रही है, और पंजाब के लोगों को पता है कि वो विचार आपके सूबे के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अगर वो ताकत बढ़ती है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो राष्ट्र के लिए, पंजाब के लिए खतरनाक हो सकता है, और पंजाब के लोग बखूबी जानते हैं कि किस तरीके से दिक्कत उनको हो सकती है। अब कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि क्या उनकी विधानसभा में भूमिका रहेगी, एक बड़ी फोर्स के रूप में क्या वो जगह जगह अपने उम्मीदवार उतारेंगे, तो ये सब चीज़ें अभी देखने की बात होगी। और क्या वो जेल में रह करके चुनाव लड़ेगा? पंजाब में बड़ी चर्चा है कि क्या वो चुनाव से पहले बाहर निकलेगा, जेल से बाहर आएगा। तो इन सब चीज़ों पर भी पंजाब की जो राजनीति पर नज़र रखते हैं वो सब बड़े करीब से निगाह बनाए हुए हैं। ये बताइए कि कॉकरोच जनता पार्टी आम आदमी पार्टी का एक्सटेंशन है? देखिए, ये कहना गलत होगा कि उनका एक्सटेंशन है, लेकिन वो क्योंकि ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनमें से कुछ लोग जो है वो कभी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहे थे, उनके साथ काम किए थे। लेकिन पवन जी, मैं कई बार गया कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में भी, और पिछले कुछ दिनों से तो बड़े निराश थे कि लोगों की भीड़ कम हो गई, ये कम हो गया, लेकिन अब लोगों की भीड़ भी जारी है। और अब आप ये समझिए कि सिर्फ आम आदमी पार्टी ने तो, आज अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि वो परसों वहां जाएंगे जंतर मंतर पर, गुरुवार को, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों के नेता वहां पहुंच चुके हैं। वहां लेफ्ट के नेता पहुंचे, वहां TMC के नेता पहुंचे, सभी आ रहे हैं। हाँ, सभी जा रहे हैं वहां पर, सिर्फ कांग्रेस नहीं जा रही है। कांग्रेस को ये लगता है कि आम आदमी पार्टी का एक्सटेंशन। अब आप ये समझिए कि कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध है बीजेपी के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, लेकिन कांग्रेस उसको अपना उस तरीके से समर्थन नहीं दे रही। कांग्रेस को ये लग रहा है कि तो हमारा ग्राउंड हाँ, हमारा ग्राउंड ये राहुल गांधी 17 तारीख को देहरादून जा रहे हैं, वो बड़ी छात्र संसद कर रहे हैं, इसके बाद वो अलग अलग शहरों में करेंगे, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के साथ नहीं जा रहे। अच्छा, विक्रांत, एक बात कहते हैं, जैसे इस देश में जब अभी सभी पार्टियां समझती हैं कि जब तक मिल के नहीं बीजेपी का मुकाबला करेंगी उनसे पार पाना बहुत मुश्किल काम है, राइट? आम आदमी पार्टी पंजाब हार जाती है तो, और जीत जाती है तो, उन दोनों सिचुएशन में विपक्षी पार्टियों को कंसोलिडेट करने में आम आदमी पार्टी का क्या रोल होगा, नेगेटिव पॉजिटिव व्हाटएवर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है पवन जी, ये बात आपकी एकदम सही है कि अगर इस समय जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, विपक्ष अगर एकजुट होकर के चुनाव लड़े केंद्रीय स्तर पर कम से कम, तो उसका उन्हें फायदा मिलेगा। ये एक छोटे मोटे पैमाने पर हमने 2024 के चुनाव में भी देखा। लेकिन दिक्कत क्या आती है ना कि जब स्टेट्स के चुनाव आते हैं तो राज्यों की जो पार्टी हैं उनके लिए अपने हित सर्वोपरि होता है, उनकी जो पॉलिटिकल लीगेसी है वो उसी राज्य में होती है। ऐसे में कांग्रेस की बड़ी भूमिका हो जाती है कि वो एक बड़ा दिल दिखाते हुए गठबंधन तेज करने की कोशिश करे, लेकिन कई बार वो पंजाब में कोई बड़ा दिल नहीं दिखा रहा है, पंजाब में नहीं दिखा रही है, पंजाब में हो ही नहीं सकता। क्योंकि पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों आमने सामने है, भाई नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई है, तो कैसे कोई अपने आप को पीछे कर लेगा? और अगर ये इनका गठबंधन हो गया तो एक तीसरी फोर्स को वहां पर बड़ी फोर्स बनने का मौका मिलेगा। तो ये दिक्कत है। तो लेकिन मुझे जो लोग ये कह रहे हैं ना कि पंजाब के चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी दोबारा से इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाएगी, पवन जी, मुझे इसकी संभावना बिल्कुल नहीं लगती।
मुझे इस बात की कोई संभावना नहीं लगती कि आम आदमी, राजनीति संभावनाओं का खेल है, नहीं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में नहीं दिखता। तो रीजनल पार्टीज हाँ, के अवसान का समय आ चुका है, या लगता है कि टीएमसी के हार के बाद रीजनल पार्टी अब कांग्रेस के अम्ब्रेला कैनवस के तले आके उसको मजबूत कर सकते हैं? वो एक बीजेपी को कमजोर करना है तो वो एक आसान और उस तरीके की बातें लग सकती हैं राजनीति में, लेकिन ऐसा एकदम से होना बड़ा मुश्किल है। किसी भी क्षेत्रीय छत्रप को जब तक कि उसकी पार्टी पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए, किसी दूसरे का झंडा उसके नीचे जाकर के उठाना वो बड़ा मुश्किल काम होता है। कहने में आसान लगता है कि कांग्रेस के झंडे के नीचे फिर से सारे आ जाए, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्या ये ऐसा हो सकता है? ये बड़ी मुश्किल और बड़ा टेक्टफुल, इसमें अभी बहुत समय लगेगा। और मैं कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का इसलिए कह रहा हूँ पवन जी कि सिर्फ पंजाब के साथ कहानी नहीं खत्म हो रही। पंजाब के बाद गुजरात का चुनाव आम आदमी पार्टी पूरी शिद्दत के साथ लड़ रही है। वहां पर लड़ेगी तो सब ये कहेंगे कांग्रेस का नुकसान करेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम कैसे ग्रो करें अगर हम ना लड़े तो हमारा ज्यादा नुकसान होगा। उसके बाद वो गोवा में भी चुनाव लड़ेगी जी, तो गोवा में भी बीजेपी और कांग्रेस के आमने सामने की टक्कर है, तो फिर तो रीजनल पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक बात ऐसी बताइए, लास्ट सवाल, मतलब अच्छा तो ये होता है कि और लंबा जो बात करते हैं आपसे, लेकिन अभी करेंगे, पंजाब चुनाव के पहले भी हम लोग मिलते रहेंगे। एक ऐसी बात जो आपको भरोसा देता है कि पंजाब के चुनाव में भगवंत मान को ज़्यादा डैमेज नहीं होगा या होगा, ऐसी बात जो उन्होंने की है, पंजाब बदल दिया है, पंजाब के लोगों का, एक तो आपने बोला कम्युनिकेटर बहुत है, जनता उनके साथ कनेक्ट करती है, काम के हिसाब से देखिए मुझे लगता है कि पवन जी अगर आज की स्थिति में देखें, आज की परिस्थिति में देखें तो भगवंत मान की पोजीशन बहुत स्ट्रांग नज़र आती है। और चुनाव में अभी चूंकि बहुत टाइम है इसलिए इसे अंतिम सत्य भी नहीं मानना चाहिए, अभी काफ़ी दिन बाकी है। लेकिन अब इस समय वर्तमान में ऐसा दिखाई दे रहा है, जो मैं पूरे पंजाब के मुद्दे और बाकी चीज़ों को देखता हूँ कि अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनी कोई इंटरनल बड़ी गलती नहीं हुई, अपनी तरफ से कोई बड़ी चूक नहीं हुई, तो आम आदमी पार्टी इस चुनावी अखाड़े की अभी सबसे मजबूत खिलाड़ी बनी रहेगी। लेकिन कोई इंटरनल गलती हुई, कुछ ऐसी चीज हुई कि खुद के नेताओं के जरिए हो गई, तो पार्टी को उसकी दिक्कत हो सकती है। वरना आज की स्थिति में आम आदमी पार्टी इस स्टेट में एक मजबूत दौड़, आप ये समझिए ना कि जिस पार्टी की पूरी राज्यसभा की टीम तोड़ दी गई हो, उनके सांसद ले जाकर के दूसरी पार्टी में बीजेपी में शामिल, उससे पंजाब में कितना क्या फर्क पड़ता वो देख रहे हैं आप? नहीं, मुझे नहीं पता, बताइए आप देखिए, मैं आपको बताऊं, नहीं, मैं आपको क्या आपको ये कैसे आत्मविश्वास आता है कि इतने डैमेज के बाद भी आम आदमी पार्टी जस की तस रहेगी? नंबर एक। नंबर दो, इतने बड़े डैमेज करने के बाद भी जो अग्रेसिव पार्टी है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, वो क्या ऐसे आराम से बैठी रहेगी? देखिए पवन जी, हो सकता है कि बहुत से लोग मेरी बात से इत्तेफाक ना रखते हों, लेकिन जितने सांसद गए थे ना, हरभजन सिंह, मित्तल साहब, राघव चड्ढा जी और भी बाकी लोग, संदीप पाठक को छोड़ करके किसी नेता का उतना बड़ा संगठन में भूमिका पार्टी में कभी रही नहीं थी। कोई लवली यूनिवर्सिटी के मालिक थे तो उनको राज्यसभा दी गई थी, कोई बड़े कारोबारी थे उनको दी गई थी, हरभजन सिंह कोई बड़े खिलाड़ी थे उनको दी गई थी, राघव चड्ढा एक बड़े कम्युनिकेटर थे, पार्टी के युवा फेस थे, पार्टी का चेहरा बनते थे, पार्टी की टॉप लीडरशिप के बहुत करीब थे, तो वो पार्टी में उनका कद बड़ा हो गया था। लेकिन संगठन में कोई बहुत बड़ा नुकसान उनके जाने से हो गया हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। ऑर्नामेंटल वैल्यू थी उनकी ऑर्नामेंटल वैल्यू थी। लेकिन संदीप पाठक ने चूंकि 2017 के चुनाव में पंजाब में काम किया हुआ है, संगठन में काम किया हुआ है, बाद में भी वो संगठन के लोगों के साथ जुड़े रहे, तो उनका जाना, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी ये भरोसा नहीं हो रहा था कि संदीप पाठक भी जा रहे हैं। पार्टी की वो हमेशा बड़े सोफिस्टिकेटेड गए या ले जाए गए, अब गए या ले जाएगा ये तो आप और हम और जनता सब जानती है, बात बराबर ही है। ये सब जनता जानती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कि भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी को कमज़ोर करने में, सप्रेस करने में, जनता में उसकी इमेज खराब करने में
भ्रष्टाचार के मामले में बाकी पार्टियों से कैसे अलग है, देखिए या दिल्ली कैसे में अलग दिखा सकेगी, क्लेम कर सकेगी? आखिरी सवाल। देखिए पवन जी, भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ, अब ये तो बड़ा क्या कहा जाए कि कैसे साबित कैसे होगा। अब उन पर, आम आदमी पार्टी पर जो सबसे बड़ा धब्बा था वो था कथित शराब घोटाले में पैसा खाना, गलत नीति बनाना। उस मामले में कोर्ट ने क्लीन चिट दी है। कोर्ट ने उन्हें चार्ज फ्रेम करने के लायक नहीं समझा, यानी आरोप मुक्त किया है, डिस्चार्ज किया है। किसी भी केस में, आपराधिक मामले में बरी होने से ज्यादा शर्म की बात जांच एजेंसी के लिए यह है कि कोई आरोपी चार्ज के लेवल पर डिस्चार्ज हो जाए, कि आपके पास इतने भी सबूत नहीं है कि आप उन पर चार्ज फ्रेम करवा सकें। अभी तक उस आदेश पे तो कोई रोक नहीं है ना, किसी ऊपरी कोर्ट ने उनको सजा नहीं की है, ना उस ट्रायल कोर्ट के आदेश को बदला है। तो ये बौद्धिक बहस हो सकती है कि था नहीं था, करप्शन था, हुआ था नहीं हुआ था, लेकिन साबित अदालत से तो क्लीन चिट मिली है। और इसी क्लीन चिट को पंजाब में उन्होंने बड़े पैमाने पर, जब कोर्ट का फैसला आया, लोगों के बीच पहुंचाया, बात की, खूब भाषणबाजी हुई। इसका फायदा उनको हो सकता है। इसका फायदा उनको, वो उन्होंने कम्युनिकेट किया कि जो आरोप हम पर लगे, जिस चीज के कारण हमारी सरकार गई, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि अब कोर्ट ने उस पूरे मामले को इस सिरे से नकार दिया है, तो ये साबित हो गया कि ये साजिश थी उनके खिलाफ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विक्रांत। अभी 5-6 महीने पंजाब के चुनावों में यहाँ से दूरी है, इतना फासला है। इस बीच कई मुलाकातें हम दोनों की होगी। पंजाब में मैं भी कोशिश करूँगा कि कुछ जगह कंसिस्टेंट तौर पे जाया जाए, कुछ नीचे जाकर गांव, घर, गली कूचे में देखा जाए पंजाब के पास, क्योंकि इस बार का पंजाब बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव होने बहुत वाला है। इंटरेस्टिंग। आपका बहुत शुक्रिया हमसे बात करने और के पवन लिए। जी, आपको मैं जरूर कहूँगा कि पंजाब ना, चुनाव के लिए मैं 17 में भी कवर किया, मैंने 22 में भी कवर किया। पंजाब के आप किसी भी गांव में चले जाइए, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि मुझे कहाँ खाना खाना है, कहाँ चाय पीनी है। तो फिर आप तो जिसके पास चले गए, तो फिर तो जरूर जाऊंगा मैं। बहुत पंजाब के लोग इतने बड़े दिल वाले हैं ना, कि अगर आप उनके घर में पहुंचे और अनजान आदमी आपको बिना खाए पिए, बिना दूध पिलाए, लस्सी पिलाए, वो निकलने नहीं देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.